कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे गाभिन आए गाय भैंस और नवजात बच्चों की देखभाल पर, और चर्चा करेंगे नई फसल नई उमंग के तहत अमरूद के बागों की देखभाल पर, और साथ में जानकारी लेंगे भाइयों प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक कीटनाशक हंडी कात किस तरह बनावें और उसके उपयोग पे, और साथ में करवाओगे भैया का मनोरंजन, और दूसरे जो समसामयिक विषय हैं उन पर भी करेंगे चर्चा। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती। ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें। आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनापुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। और भाइयों एक करा चर्चा गाभिन गाय भैंस और नवजात बच्चों की देखभाल है। पशुपालक भाइयों, जो डेयरी का व्यवसाय है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने खातर ये ज़रूरी है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो अपने पशुओं, खास तौर पर जो गाय हैं भैंस हैं, उनके ठीक समय पर उठावन आवें और गर्भवती होकर जो स्वस्थ बच्चे हैं, इनके जो कटड़े कटड़ी हैं या बछड़े बछड़ी हैं, उन जन्म देवें और ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन कर सकें। और भाइयों ये तभी संभव हो सका है जब अपने पशुपालक भाई हैं वो पशु के प्रसूति समय के बारे में सही जानकारी रखें, जिसका पता लगाने पर जो है पशुपालक भाई जो है गर्भवती पशु की अच्छी तरह से सेवा पानी कर सके, यानी कि जो उसकी खिलाई पिलाई है उसकी देखभाल है वो सही ढंग तक कर सके। इसलिए भाइयों प्रसूति समय का ठीक ठीक पता लगाना पशुपालक भाई खातर बहुत ज़रूरी है। और पशुओं में खास तौर पर गाय और भैंस में जो है गर्भावस्था की जो अवधि है उसमें गर्भाधारण से लेकर जो प्रसव का समय यानी कि जो बच्चे ने जन्म देने का समय हुआ है, यह अवधि गायों में खास तौर पर 283 तक 290 दिन की, और भैंसा में भाइयों 300 तक 310 दिन की जो है यह अवधि हुआ है। और प्रसव के समय का भाइयों पता लगाने खातर जरूरी है कि पशु का जो प्रजनन संबंधी लेखा जोखा है वो जरूर रखें। आमतौर पर जो प्रसव की तारीख है वो पशु के गर्भाधारण की जो तिथि है और गर्भकाल के समय को ध्यान में रखकर जो है पशुपालक भाई लगा सके हैं। इसके अलावा पशुपालक भाई जो है प्रसूति का समय का पता पशु के लक्षण देख कर भी लगा सकते हैं। जिस तरह प्रसव का जो समय है उसके शुरू होते ही जो है पशु थन और जो उसकी लेवटी है उसमें तनाव आना शुरू हो जाए। साथ में भाइयों जो योनि द्वार है वो ढीला पड़ जाए और उस पर सूजन भी आ जाए, और पशु की जो पूंछ की जो जड़ है उसके दोनों तरफ के जो हिस्से हैं वो भीतर की तरफ धंस जाए और मांसपेशी ढीली पड़ जाए। साथ ही जो पशु है वो बार बार पेशाब करा है, पशु बार बार उठे और बैठा है, इनकी उसमें थोड़ी सी बेचैनी देखने मिलेगी। साथ ही साथ भाइयों जोर जोर तक वो लंबे लंबे सांस भी लेगा, और कुछ देर बाद जो है भाइयों योनि द्वार तक एक जो है जल थैली दिखाई देना शुरू हो जाए और धीरे धीरे भाइयों आकार में बढ़े है, और कुछ समय बाद यह फट जाए और योनि द्वार तक बच्चे के जो अगले पाँव हैं वो बाहर की तरफ दिखाई देने शुरू हो जाए। तो ये कुछ लक्षण भी हैं जिन्हें देख कर अपने पशुपालक भाई जो है पता लगा सके हैं कि जो प्रसूति का जो समय है वो आने वाला है, जो निकट है। साथ ही भाइयों पशुओं में अधिक दूध देने के लिए जो है पशुपालक भाइयों को इन बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है कि जो गर्भवती पशु है उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, और ब्याण के समय पर जो है पशु को किसी प्रकार की जो है अनचाही पीड़ा और कष्ट ना हो। और ये भाइयों तभी संभव हो सका है जब गर्भावस्था के अंतिम दिनों में प्रसूति के समय जो है पशु की सही तरह से देखभाल करी जावे। और प्रसूति के समय पर या जो ब्यात का समय है उस समय पर जो गाय भैंस हैं उनकी देखभाल करनी हमने बहुत ज़रूरी है। जिस तरह ब्यात के समय जो है आने के समय से 2 महीने पहले जो है पशु को संतुलित आहार देना शुरू कर दें, जिससे कि जो पशु और जो बच्चे हैं दोनों को उचित मात्रा में प्रोटीन, चर्बी, वसा और लवण है और जो विटामिन है वो उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिल सके। साथ ही साथ भाइयों जो प्रसव के समय पशु ना तो ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा कमज़ोर हो। साथ ही अधिक से अधिक हरा चारा देवें, और जिससे पशु में जो कब्ज है उसकी समस्या ना रहे। और यदि भाइयों कब्ज या जो दस्त हो जाए तो उसका जो है पशु पर बुरा प्रभाव देखा जावे। तो कब्ज तो जो है बच्चादानी है या जो योनि है उसके दोनों तरफ के जो हिस्से हैं वो कुछ हद तक बाहर आ जाए हैं। तो इसलिए हमने कोशिश करनी है कि पशु को ज़्यादा से ज़्यादा हम हरा चारा देवें ताकि कब्ज की समस्या ना आवे। और ब्याण से कुछ समय पहले और बाद में भाइयों पशु को चोकर का जो गर्म दलिया है वो ज़रूर खिलावें। और ब्याणे के भाइयों 1 या 2
हफ्ता पहले जो है पशु को किसी अन्य पशु घर में ले जाकर रखें, यानी कि जो दूसरे पशु हैं उन तक अलग रखें, क्योंकि कई बार पशु जो है सारे इकट्ठे बंधे हुए हैं तो चोट लागण का भी डर है। और ध्यान रखें भाइयों कि पशु घर में सफाई है, रोशनी है और हवा का जो है उचित व्यवस्था बनाकर रखें। और यदि सर्दी का मौसम हो तो पशु न भाइयों अंदर ही रखें और पशु घर में ही जो है उसका जो है प्रसव होने देवें। और अगर संभव हो सके तो भाइयों पशु घर ने गर्म रखने का भी इंतजाम कर लें। और अगर गर्मी के मौसम हो तो पशुपालक भाई जो है पशुशाला में ही पशु का जो प्रसव है वो करवाएं। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जो पशुशाला है उसमें ठंडे का, साफ पानी का और छाया और सफाई का पूरा प्रबंध रखें। इसके अलावा जो पशुशाला है उसका जो फर्श है उसने बढ़िया तरह साफ करके रखें और उस पर साफ मिट्टी या फिर रेत या फिर जो गेहूं का भूसा है या जो धान की पराली है वो डाल दें, ताकि जो वो थोड़ा सा मुलायम और मखमली भी हो जाए। साथ ही साथ भाइयों ब्यात के समय जो है पशु के पास या जो उसके आमने सामने जो है ज़्यादा इंसान इकट्ठे ना खड़े हुए, क्योंकि जो प्राकृतिक तरीका है वो अपने आप होने देवें, तो उसमें दखल ना देवें। ज़्यादा लोग कई बार इकट्ठे खड़े हो जाएं तो फिर पशु जो है वो ज़्यादा बेचैन हो जाए। साथ ही भाइयों ब्यात के समय जो है पशु के पास कौवा है, चील है और जो दूसरे पक्षी हैं वो ना हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो बच्चे के जो खुर हैं या जो आँख है और जो उसके शरीर के जो अंग सब पहला बाहर निकला है उन पर चोंच मार कर उन्हें नष्ट भी कर सके हैं या फिर उन्हें जख्मी कर दे हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि पशु के आसपास कोई कौवा, चील इस तरह के जीव ना हो। और साथ ही भाइयों प्रसव के समय जो है पशु का जो पिछला हिस्सा है उन्हें नीचे की ओर रखें और जहाँ तक संभव हो सके भाइयों पशु को बैठा कर जो है उन्हें ब्यान देवें। और पशु जो है जब खड़े खड़ा ब्यावे तो एक बात का ध्यान जरूर रखें कि जो बच्चा है वो ज़मीन पर जोर तो ना गिरे, क्योंकि ऐसे में जो है नवजात बच्चे को जो है चोट लग सके है और उससे उसकी मौत भी हो सके। साथ ही भाइयों जब बच्चा योनि द्वार तक बाहर निकला है तो दोनों हाथों तक जो है बच्चे को बाहर निकालने में पशु की भी मदद करें। और साथ ही साथ भाइयों पशु को जो है ब्यात में अगर ज़्यादा समय लग रहा है, बच्चा बाहर नहीं आ रहा है या बच्चा अंदर मर गया है या फिर कुछ और कठिनाई सामने आ रही है तो तुरंत जो है पशु शल्य चिकित्सक जो है यानी कि जो डॉक्टर है उसके पास पहुँचें और उसका उचित इलाज जरूर करवाएं। और भाइयों प्रसव के बाद ब्यात आने के बाद जो है बच्चे की भी हमने देखभाल करनी है। जो बच्चा अब नया जो बच्चा इस दुनिया में आया है तो गाय भैंस का जो बच्चे हैं उनको गाय या जो भैंस है वो उसको बच्चे को चाटन देवें और बच्चे के ऊपर जो जेर की जो झिल्ली लग रही है उसको बच्चे के नथुने हैं, मुंह हैं, आँख हैं या जो खुर है उससे अलग कर दें और सारे शरीर पर जो है किसी बोरी या जो टाट है या आपको प्राणी है उससे उसने अच्छी तरह से साफ कर दें। और बच्चे को खड़े होकर भाई इधर उधर भागने देवें। यदि वो खड़ा नहीं हो पा रहा है तो उसकी खड़े होने में भी मदद करें। अगर बच्चा स्वस्थ होगा तो 15 से 20 मिनट में अपने आप जो खड़ा हो जाए और माँ के नीचे जाकर वो दूध पीना शुरू करता है। और बच्चे की जो नार है उसने शरीर तय 1 इंच ऊपर बांध लें और फिर नाभि तय आधा इंच ऊपर उसने काट कर उस पर टिंचर आयोडीन लगा दें ताकि इन्फेक्शन ना हो। और साथ ही भाइयों यदि बच्चा जो है सांस नहीं ले रहा है तो उसकी छाती पर कुछ देर तक मालिश करें और कुछ क्षण तक जो है उसने उलट कर रख दें। ऐसा करने तो भाइयों बच्चा जो है वो सांस लेना शुरू करता है, तो इससे जो है बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, साथ साथ जो है मादा भी स्वस्थ रहेगी और जो पशुपालक भाई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले पाएंगे। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें। आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनापुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। और भी बात करें भाइयों मौसम की तो आज का अधिकतम तापमान रहा 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और कल जो है प्रदेश के कई हिस्सों में बूंदाबांदी की भी आशंका रहेगी। और साथ में भाइयों लेवा जानकारी कल के कृषि कार्यक्रम की, तो कल किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे गन्ना फसल की कीटों से रक्षा और अन्य देखभाल पर। और आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे कृषि में उर्वरकों का सुरक्षित उपयोग। और जानकारी लेंगे भाइयों पशुओं में रोग नियंत्रण के सामान्य उपायों। और इब करवा भाइयों का मनोरंजन सुनाइए लोग।
ये तो सुना भाई ने लोकगीत और फिल्म थी लाडो बसंती। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती। ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें। आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनपुरम फाइनेंस, जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। और भाइयों अब करें चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत अमरूद के बागों की देखभाल पे। किसान भाइयों, अमरूद एक बहुत ही लोकप्रिय और पौष्टिक गुणों से भरपूर एक सस्ता फल है। और अमरूद का पौधा या जो पेड़ है भाइयों, सूखा सहन करने की ताकत भी रखा है और ये हर प्रकार की मिट्टी और जलवायु में अच्छी प्रकार से फल फूल जाए है। और भारत में तो इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ और हिसार की जो अमरूद की जो किस्में हैं वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और पके हुए अमरूद भाइयों अंदर तक क्रीम या जो गाढ़े गुलाबी रंग का किस्म के हिसाब से देखा जावे है। और अमरूद में भाइयों विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, ग्लूकोज और टैनिन एसिड जो तत्व हैं वो पर्याप्त मात्रा में पाए जावे हैं। और अमरूद खाने तो भाइयों मांसपेशियों में जो है शक्ति आवे है, साथ ही साथ ये शरीर में ताजगी बना कर रखा है। और अपच जो ग्रस्त है या जो कमज़ोर पाचन शक्ति है उसमें अमरूद एक बढ़िया औषधि का काम भी करे है। परंतु अमरूद की जो उत्तम गुणवत्ता वाली जो भरपूर पैदावार लेनी है तो इसमें जो लगने वाले कीड़े हैं और जो बीमारी है उन तक हमने बचाव करना बहुत ज़रूरी है। और अमरूद में जो लगने वाले जो कीड़े हैं या अमरूद की जो रक्षा करनी हमने अगर हम वो कर पाएंगे तो जो बागवान भाई हैं जिन्होंने अमरूद के बाग लगा रखे हैं वो ज़्यादा लाभ ले सक पाएंगे। तो जो फल में लगने वाली जो बीमारी हैं, जो कीड़े हैं, उनमें मुख्य रूप से है फल मक्खियाँ। अमरूद के फलों पर जुलाई से लेकर सितंबर के महीने में इन मक्खियों का प्रकोप सबसे ज़्यादा देखा जावा है। और इनकी जो प्रोड है वो घरेलू मक्खी के बराबर ही हो है। उनका जो आकार है वो घरेलू मक्खी के बराबर है और ये बड़ी तेज़ उड़े हैं। और मादा मक्खी भाइयों फलों में छेद करके छिलके के नीचे अंडे देवे हैं और इसकी सुंडियाँ जो हैं वो उबले हुए चावल के समान हो जाए और फल में जो है गुद्दे ने खाना शुरू कर दे हैं। जिन फलों पर अंडे देव हैं उन पर बहुत छोटे छोटे छेद हम देख पाए हैं। और ख़ास तौर पर ये जो छेद है वो ज़्यादातर गहरे हरे रंग के हमने दिखाई देवे हैं। और छोटे छोटे जीवाणु इन छिद्रा में फसल के अंदर प्रवेश कर जाए हैं और जिससे फल जो है गल कर गिर जाए। और साथ ही साथ भाइयों जो सुंडी है वो 5 से 7 दिन में पूरी तरह से विकसित हो जाए हैं और जो इसका प्यूपा है वो बढ़ने के लिए जो है ज़मीन पर गिर जाए है। और नवंबर से मार्च तक ये कीट भाइयों प्रौढ़ावस्था में जो है शीत निष्क्रिय रहा है, यानी कि जो ठंडी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, उसमें ये ज़्यादा हिलडुल नहीं पाता, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता। लेकिन जुलाई से सितंबर के महीने में जो है इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा देखा जावा है। तो जो फल मक्खी है उसके नियंत्रण खातर जो बागवान भाई हैं वो जहाँ तक संभव हो सके तो एक तो वर्षाकालीन फसल ना लेवें, क्योंकि इस समय भाइयों फल मक्खी जो है फसल में ज़्यादा नुकसान पहुँचावा है, इसका प्रकोप ज़्यादा हुआ है। इसलिए भाइयों कोशिश करें कि जो वर्षाकालीन फसल है वो ना लेवें। और मक्खी ग्रसित जो फसल है उसने हर रोज़ इकट्ठा करके ज़मीन में 2 फुट गहरा दबा दें या फिर जो भेड़ बकरी हैं या कोई जानवर है उन्हें खिला दें ताकि इसका प्रकोप जो खेत है उसमें ना दिखाई दे। और ग्रीष्म काल में भाइयों ज़मीन की खुदाई करें ताकि जो फल मक्खी है और उसका प्यूपा वो मर जाए, यानी कि गहरी जुताई करनी है हमने गर्मियों के दिनों में। तो जो ज़मीन के नीचे इसका जो प्यूपा है या मक्खी है वो बाहर निकल जाए और धूप में जो है वो ख़त्म हो जाए। इसके अलावा भाइयों इसमें एक और जो समस्या देखी जाए वो है छाल खाने वाली सुंडी, यानी कि जो पेड़ की छाल है उसने खाने वाली सुंडी। और अमरूद के साथ साथ भाइयों ये कीट ज़्यादातर जो दूसरे फलदार या छायादार या जो दूसरे पेड़ हैं उनने भी नुकसान पहुंचावा है। और ये कीट ज़्यादातर दिखाई नहीं देता, परंतु जहाँ पर टहनी पर लग जाए वहाँ पर इसका मल और जो लकड़ी का बुरादा है वो जाड़े के रूप में दिखाई देना शुरू हो जाए। दिन के समय भाइयों ये कीट की जो सुंडी है वो तने के अंदर सुरंग बनाकर वह है और रात में छेद तक बाहर निकल कर ये जो है जाड़े के नीचे रहकर छाल न खाना शुरू करता है और यह खुराक नली ने जो खा कर नष्ट करता है और इससे जो फल है उस तक पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते और बहुत तेज हवा जब चले है तो जो प्रकोपित टहनी है वो टूट कर गिर जाए हैं। और जिन बागां की देखभाल नहीं हो पाती उनमें पुराने वृक्षों पर इसका आक्रमण ज़्यादा देखा जावा है। और एक साल में भाइयों इस कीट की एक ही पीढ़ी वो है जो जून जुलाई तक शुरू होकर पूरा साल तक चल रहा है। और छाल खाने वाली जो सुंडी है उसके नियंत्रण खातर भाइयों सितंबर अक्टूबर के महीने में 10 मिलीलीटर नुआक्रान, 36 WSP या फिर मेटासिस
50 इसी ताकत की दवाई ने 10 लीटर पानी में मिलाकर जो सुराख हैं उनके चारों और तरफ जो है जो छाल है उस पर लगा दें। और फरवरी मार्च में भाइयों रुई के जो फोए हैं उसमें दवाई का घोल में डबोकर उन्हें किसी धातु की तार की मदद से जो कीड़े के जो सुराख हैं उसके अंदर डाल दें और सुराख ने गिल्ली मिट्टी तक ढक दें। और घोल बनाने खातर भाइयों 10 मिलीलीटर फेनिट्रोथियान 50 इसी ताकत की दवाई ने 10 लीटर पानी मिला दें और 10% भाइयों इसमें मिट्टी का तेल या जो मल्शन है यानी कि 1 लीटर मिट्टी का तेल, 100 ग्राम साबुन और 9 लीटर पानी लेकर इसका एक घोल तैयार करें और इसने जहाँ जहाँ छेद है उसमें लगाओ। और इसके अलावा भाइयों एक और समस्या देखी जाओ है वो है मिलीबग। ये मिलीबग भाइयों अमरूद के अलावा जो अंजीर है, आम है, बेर है, नींबू है, इस तरह के जो फल वृक्ष हैं उनमें खास तौर पर जो आम के वृक्ष हैं उसके आसपास लगे जो दूसरे पौधे हैं उनमें भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा हुआ है। और दिसंबर जनवरी में अधिक संख्या में जो मिलीबग हैं वो छोटे छोटे अखरोट की तरह जो है भूरे शिशु जमीन के अंदर अंडे से निकल कर पेड़ों पर चढ़ जाए हैं और पत्तियों की इस तरह पर जमा होकर जो फल है और जो तना है उसने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। और इनके शरीर के ऊपर भाइयों सफ़ेद रंग का मोम जैसा चूर्ण भी जमा हो जाए है। ये जनवरी से अप्रैल तक बढ़ती हुई जो डाली हैं और जो बोर वाली जो टहनी है उन पर गुच्छों की तरह जमा होकर रस चूसना शुरू करते हैं। और इसका परिणाम यूँ निकला है कि जो डाली है वो मुरझा जाए हैं और जो प्रकोपित फूल और जो फल हैं वो झड़ जाए हैं। और अधिक इसका प्रकोप हो जाए तो जो वृक्ष है उस पर फल भी नहीं लगते और कीट जो है एक प्रकार का जो मीठा रस है वो छोड़ना शुरू करता है जिस पर काले रंग की फफूंदी पैदा हो जाए और जो वयस्क मादा है वो अप्रैल मई में पेड़ के नीचे उतर कर भुरभुरी जमीन में अंडे देना शुरू करते हैं। और ये कीट भाइयों दिसंबर से लेकर मई तक के महीने में पूरा सक्रिय रहा है। और इसके अलावा भाइयों इसकी जो रोकथाम खातर कोशिश करें कि अप्रैल और मई में जो है वृक्षों के नीचे जो उतरती हुई जो बेडों में जो फंसी हुई या फिर जो नीचे गिर गई मादा है उनको बाल्टी में इकट्ठा कर लें और सूखी पत्तियां डालकर उसमें जला दें और बाग में साफ़ सुथरा रखें। कचरा जो है अगर बाग में तो उस कचरे ने बाग तक बाहर निकाल दें या फिर जो कचरा है उसने जला दें। और वृक्षों के नीचे की जो ज़मीन है भाइयों उसको जून जुलाई में उलट पुलट कर दें ताकि जो मिट्टी में उपस्थित जो कीट हैं या जो अंडे हैं वो सूरज की गर्मी में जल कर ख़त्म हो जाए। और इसके अलावा भाइयों एक समस्या और देखी जाओ है स्केल कीट। किसी किसी क्षेत्र में तो भाइयों बाग में कई तरह के नालीदार, कटीले और नरम स्केल कीट अमरूद के पेड़ पौधों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और ये कीट भाइयों छोटे, गोल और पीले भूरे रंग के हुए हैं और साथ ही सफ़ेद मोम जैसा जो चूर्णी पदार्थ है उससे ढके हुए हैं। शिशु इनके मुलायम टहनियों को और जो पत्ती हैं उनके निचले हिस्से पर चिपक कर उनका रस चूस दे रहे हैं और ग्रसित वृक्ष जो है वो उनका जो विकास है उनकी बढ़ोतरी है वो रुक जाए है। साथ ही भाइयों कीट जो है मीठा रस भी छोड़ रहे हैं जिससे काली चिट्टी इनकी तरफ आकर्षित हुए हैं और फफूंदी भी इसमें लग जाए है। और फरवरी मार्च से लेकर अक्टूबर नवंबर तक ये कीट जो है ज़्यादा क्रियाशील रहे हैं और जो प्रोढ़ के रूप में जो है शीत में ये जो है निष्क्रिय हो जाए है। और आम की जो कलमी जाती है या जो नवजात पौधे हैं उनमें इन कीटों का प्रभाव ज़्यादा देखा जावा है। तो ये भाइयों ये तो बात करी अमरूद के बागों की देखभाल हमने किस तरह करनी है। और इब करें भाइयों चर्चा प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक कीटनाशक हांडी खाद किस तरह बनावें और इसका उपयोग किस तरह करना है। तो भाइयों जो हंडी खाद या जो हंडी दवा है या एक देसी जड़ी बूटी दवा है जिस तरह सभी प्रकार के कीट और बीमारियों पर हम नियंत्रण पा सकें। हमने इसमें क्या सामग्री लेनी है, किस तरह बनानी है और किस तरह इसको हमने इस्तेमाल करना है। तो जो इसकी सामग्री है भाइयों वह है 1 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 4 लीटर देसी गाय का मूत्र और नीम की पत्ती हमने लेनी है 1 किलोग्राम, शरीफा के जो पत्ते हैं वो लेने हमने 1 किलो, करंज की पत्ती लेनी है 1 किलो, 1 किलो हमने लेनी है तंबाकू के पत्ते और 1 किलो लेनी हमने पुटूस। और इसमें 50 ग्राम हमने गुड़ भी मिला लेना है और साथ में 1 मुट्ठी जो है हमने वो मिट्टी की लेनी है। और अब हमने बनाना किस तरह है, जो हमने सारी सामग्री है या अच्छी तरह से कूट लेनी है, पीस लेनी है और कूट पीस कर इसने सारी सामग्री ना आपस में मिलाकर एक मिट्टी के बर्तन में भर कर पानी के साथ 7 दिन तक रखें। और 7 दिन के बाद भाइयों इस सामग्री ने निचोड़ कर इसकी जो गाद है वह निकालना है और गाद ने जो है जो मार्किन का कपड़ा है कि जो सूती कपड़ा है उसमें छान कर डब्बे में भर लें।
और जो बची हुई सामग्री है उसमें फिर उसी तरह मिट्टी के बर्तन में डालकर उसमें 1 लीटर गाय का, देसी गाय का जो मूत्र है वो मिला कर रख दें। और भाइयों यह प्रक्रिया जो है सब, या जो काथ है वो हर एक हफ्ते ले लें और उसमें 1 लीटर गाय का मूत्र मिला लें। इनकी हर एक हफ्ते के बाद हमने क्या करना है, वो मार्किन का जो कपड़ा उसमें छान कर उसकी गाद अलग कर लें और जो बचा हुआ रह गया उसमें फिर 1 लीटर जो है गाय का मूत्र मिला दें। और अगले 6 महीने तक भाइयों या जो आंडी आड़ी दवा है उसका हमने निकाल कर इसमें हम प्रयोग कर सके हैं। और 100 मिलीलीटर जो गाद है उसने 5 लीटर पानी में मिलाकर खड़ी फसल में स्प्रे कर दें। और जो बालक फसल है या जो पौधे हैं उनके लिए भाइयों 10 लीटर पानी में 100 मिलीलीटर जो आंडी जो गाद है वो मिलावें। और इस गाद का स्प्रे भाइयों 10 से 15 दिन के अंतराल पर फिर दोबारा फसल पर कर दें। तो जो दवा है वो स्प्रे के लिए 15 लीटर पानी में साथ में जो है 1 रुपये वाला जो शैम्पू का पाउच है वो भी मिला लें। तो स्प्रे जो है वो हमने सुबह शाम करना है। इस स्प्रे करने का फ़ायदा ये है कि जो हमारे फसल है उसमें जो कीट है और जो बीमारी है उन पर हम नियंत्रण पा सकें। और प्राकृतिक खेती का जो मुख्य लक्ष्य है भाइयों वो ये है कि जो हम खेतों में जो बीमारी आ गई है, कोई कीट आ गए हैं, तो उसमें हम रसायन का इस्तेमाल कम तक कम करें। अगर हम रसायनों का इस्तेमाल कम तक कम करेंगे तो जो हमारी धरती की भौतिक दशा है, रासायनिक दशा है, उसमें सुधार होगा। साथ ही साथ जो जहर हम खेतों में छिड़कने लग रहे हैं वो जहर जो है किसी न किसी रूप में हम इंसानों तक और हमारे जो पशुधन है उन तक भी पहुँचने लग रहा है, जो हमारे अंदर अलग अलग तरह की बीमारियाँ पैदा करे हैं। तो प्राकृतिक तरीके अपना कर हम जो है इन कीटों पर, बीमारियों पर नियंत्रण पा सके हैं और फसल का उत्पादन भी हम और आगे बढ़ा सके हैं। और जो हांडी काथ हमने बनानी है दवाई, उसमें हमने जो सामग्री लेनी है वो सारी जो है वो प्राकृतिक है। चाहे उसमें गाय का गोबर है, फिर नीम की पत्ती है, उसमें शरीफा है, करंज के पत्ते हैं, तंबाकू के पत्ते हैं, फुटूस है, गुड़ है, मिट्टी है, ये सब जो है सब प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो प्राकृतिक चीज़ों को अपनाकर हमने प्रकृति के साथ ही रहना है और प्राकृतिक तरीके से हमने जो है खेती बाड़ी करनी है। तो ये तो हमने करी चर्चा भाइयों प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक कीटनाशक हांडी काथ कैसे बनाऊं और उसका कैसे इस्तेमाल हमने करना है। तो आज के अन्नदाता कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।